हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे किस तरह से रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म, स्लीट, फॉग, ड्यू, मिस्ट ये सब फॉर्म्ड होते हैं, है ना। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आई होप आपको ह्यूमिडिटी के बारे में पता होगा, और यदि नहीं पता है तो ऊपर लिंक दे के रखिए, इसको आप जाकर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ समझ भी ली थी, इसको यहाँ पे एक और बार हम समझ लेते हैं कि मान लो कोई वाटर बॉडी है ना। तो इसका यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। गैसेस की फॉर्म में इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही मैंने बोला था कि एयर को एक पार्सल के रूप में देखो, कि एक बॉक्स है ना। एयर क्या है, एक बॉक्स के रूप में देखो, और उस बॉक्स की कुछ कैपेसिटी है। किस चीज़ की कैपेसिटी? ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की, यानी वाटर वेपर को होल्ड करने की उसकी कुछ कैपेसिटी होगी। तो देखो, यहाँ से कुछ ड्राई एयर आ रही है ना, और ये ओशन के ऊपर ये वाटर वेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ड्राई एयर आएगी तो इसकी कुछ कैपेसिटी होगी ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की। तो इमेजिन करो कि ये जो एयर पार्सल है, इसने कुछ वाटर वेपर्स को क्या कर लिया, अपने साथ होल्ड कर लिया। और जैसे ही वाटर वेपर होल्ड करेगी, वैसे ही क्या करेगी, राइज करने लग जाएगी, क्योंकि वाटर वेपर के पास अपनी खुद की एनर्जी है ना। तो उस एनर्जी के कारण ये एयर क्या होगी, राइज करने लग जाएगी ऊपर की ओर। ऐसा समझ सकते हैं, जब बलून है तो बलून में अपन हीलियम गैस भर रहे हैं, तो किस तरह से ऊपर हवा में राइज करने लग जाता है। उसी तरह के इसको इमेजिन करना है कि एयर क्या करने लग जाएगी, यहाँ से राइज करने लग जाएगी, है ना। अब देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना जो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया भी था। एक तो ये है कि एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर वाली अगर लेयर है, उसमें अगर आप ऊपर जाते हो अल्टीट्यूड वाइज, यानी कि हाइट में अगर आप ऊपर जाते हो, तो टेम्परेचर डाउन होता है एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में। इसलिए हम देखते हैं कि माउंटेन्स में अगर अपन ऊपर जाते हैं तो ऊपर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एक तो ये चीज याद रखना है ना, एल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाने पर टेम्परेचर डाउन होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट अपन ने समझा था कि टेम्परेचर जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एयर पार्सल की ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की कैपेसिटी के रूप में, है ना। जैसे अगर टेम्परेचर कम होगा तो उस एयर पार्सल की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, है ना। किस चीज़ की कैपेसिटी? वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी क्या, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर कम होने से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। इसको ऐसे समझना है। देखो, ये एयर पार्सल है, इसने यहाँ पर वाटर वेपर को होल्ड कर लिया है, लेकिन होल्ड करते ही क्या ऊपर की ओर राइज कर रही है। अब जैसे ऊपर राइज कर रही है तो वाटर वेपर तो सेम ही है ना। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी देखो, पहले ज्यादा थी, अब कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई है। क्यों कम हो गई? क्योंकि टेम्परेचर भी क्या हो गया पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम हो गया है। और अगर ये ऊपर जाता है तो इसकी कैपेसिटी और कम हो जाती है। इसकी कैपेसिटी इतनी कम हो जाती है कि अब इसके अंदर एक भी एक्स्ट्रा वाटर वेपर नहीं आ सकता, यानी कि ये फुल हो जाता है। तो एयर पार्सल का फुल होना, यानी कि उसकी कैपेसिटी का फुल होना, ये क्या हो जाएगा, उसका सैचुरेशन होना। तो ऐसी एयर जो कि फुल हो चुकी है, यानी कि उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है ना। तो उसी एयर को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एयर, है ना। क्योंकि हम जानते हैं ना, टेम्परेचर कम होने पर इसकी कैपेसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। तो ये फुल हो गई इसकी कैपेसिटी, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। लेकिन जिस टेम्परेचर पर ये एयर सैचुरेट हुई है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट, ठीक है। यानी कि ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एयर पार्सल की कैपेसिटी फुल हो जाती है, यानी कि एयर क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। अलग फॉर्म में बोला जाए तो एयर यहाँ पे क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, क्योंकि यहाँ के पूरे वाटर वेपर क्या बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं ना, स्टेट चेंज होने लग जाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन होना भी। और ये ऐसा हम बोल सकते हैं क्लाउड का फॉर्मेशन, क्लाउड्स भी इसी तरह से बनते हैं। क्लियर है यहाँ पॉइंट? क्लियर है? तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस पॉइंट पे बिल्कुल फुल हो गया है ना। लेकिन अगर ये पार्सल थोड़ा सा और राइज करता है यहाँ से, तो इसकी कैपेसिटी और कम हो जाएगी। तो अगर इसकी कैपेसिटी और कम हो जाएगी, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पार्सल, एक्स्ट्रा वाटर वेपर होंगे, वो क्या होंगे, नीचे की ओर आने लग जाएंगे। और ये जो नीचे आ रहे हैं वाटर वेपर, फिर वो वाटर वेपर नहीं, ऊपर जाके उसका कंडेंसन हो गया तो भी लिक्विड के फॉर्म में हो चुके होंगे। लेकिन इसका जो नीचे आना ही हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेनफॉल। क्या बोलेंगे इसको अपन, रेनफॉल, है ना। तो समझ में आ गया। 5 डिग्री सेल्सियस में ड्यू पॉइंट हो गया था, एयर सेचुरेट हो गई थी, इसके ऊपर अगर एयर राइज करेगी तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर होंगे वो नीचे आने लग जाएंगे, और क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रेनफॉल का होना। इसको ये समझो जैसे वाटर बॉटल है, पानी की बॉटल है ना। उसके अंदर पानी फुल भरा हुआ है, लेकिन जैसे बॉटल को हम दबाएंगे तो एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाएगा ना। उसी तरह से इसको समझना है, और ऐसा होता है, इसको मानना है ना, क्योंकि ऐसा ही होता है डायरेक्ट। तो ये हमको समझ में आ गया कि रेनफॉल किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझना है। देखो, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि 0 डिग्री के बाद स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड में हो जाती है, इसलिए 0 डिग्री को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद सीधे आइस क्रिस्टल में आपको चीजें देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे देखना है कि देखो दो एयर पार्सल है, एक एयर पार्सल 1 है, एक एयर पार्सल 2 है। मान लो कि दोनों कैपेसिटी सेम ही थी, लेकिन इसको मिले 4 वेपर और इसको मिले वाटर वेपर 2। ठीक है, ये भी ऊपर राइज कर रही है, ये भी ऊपर राइज कर रही है। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस में मान लो कि इसका सेचुरेशन पॉइंट आ गया है, यानी कि ये एयर सेचुरेट हो गई है 5 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन इसके अंदर तो दो ही थे ना, अभी तो इसके अंदर अभी भी कैपेसिटी बची हुई है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर 1 की बात करूं मैं, तो अगर 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर जाता है और राइज करता है एयर पार्सल, तो क्या होगा, इसके अंदर के जो एक्स्ट्रा होंगे वाटर वेपर वो क्या होंगे, नीचे की ओर गिरने लग जाएंगे, और इसी को हम क्या लेंगे, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये तो हमने लास्ट में समझ लिया था। लेकिन अभी भी तो इसके अंदर कैपेसिटी बची हुई है ना, कि इसके अंदर तो ऑलरेडी दो ही थे पहले से, तो ये और राइज करेगी। तो मान लो ये इतना राइज कर गई है कि बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर चले गई है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट के भी ऊपर आ गया है एयर पार्सल। अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर अगर एयर पार्सल आ जाएगा, तो इसके अंदर की जो वाटर वेपर थी उसकी भी तो स्टेट चेंज हो गई होगी। अब उसकी स्टेट किसमें चेंज हो गई होगी, आइस के। क्लियर है। अब अगर ये मान लो कि यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर जाकर ये सेचुरेट हुई है, तो आइस केप तो हुआ ही है, लेकिन सेचुरेशन भी हो गया। लेकिन अगर इसके ऊपर और थोड़ा राइज करती है, इस सेचुरेशन सेचुरेशन होने के बाद थोड़ा और राइज करती है, तो इसकी कैपेसिटी और कम हो जाती है। और यदि कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, वापस से प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर के जो वेपर के फॉर्म में, जो गैसेस के फॉर्म में जो पहले से वाटर वेपर थी, वो किस में चेंज हो गई है, अब आइस केप में, है ना। तो अब यहाँ से जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्नोफॉल। क्लियर है। इसलिए जैसे यूरोपियन कंट्रीज है जो टेम्परेट रीजन में होती है, तो अगर वो एक हाइट तक अगर एयर राइज करती है, तो वहाँ तो ऑलरेडी टेम्परेचर कम ही होता है। तो अगर एकदम से एयर अगर राइज कर रही है और उसका टेम्परेचर एकदम 0 डिग्री के ऊपर बिलो चले गया है, यानी कि माइनस में टेम्परेचर चले गया है, तो इसलिए वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमको स्नोफॉल देखने को मिलता है ना। तो ये रीजन है स्नोफॉल का होने का। और सेम भी है हेलस्टॉर्म का, यानी कि ओलावृष्टि। उसमें क्या होता है कि मान लो कि एयर एकदम से रैपिडली राइज कर गई, अब क्यों कर गई वो अलग विषय है, लेकिन अगर एकदम से राइज कर जाए और बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो चले जाए, यानी -5 -10 डिग्री के ऊपर चले जाए राइज, तो वापस से उसके अंदर की वेपर के फॉर्म में जो गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर थी वो किसमें चले जाएगी, डायरेक्ट आइस कैप में। और इसलिए हमें क्या देखने को मिलेगा, हेलस्टॉर्म। ठीक है, तो ये रीजन हो गया रेनफॉल होने का, स्नोफॉल होने का और हेलस्टॉर्म होने का, है ना। तो देखो इसको इस तरह से समझना कि जो 0 डिग्री है, इसके देखो अगर एल्टीट्यूड वाइज ऊपर जा रहे हैं ना, इसके एल्टीट्यूड ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से 0 डिग्री से क्या माइनस में जा रहे हैं टेम्परेचर, -5 डिग्री -10 डिग्री, तो हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो जाना। माइनस में जाना मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो जाना, और प्लस में अगर जाना है 5 डिग्री प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, उसको हम बोलेंगे अबव जाना। क्लियर है। तो यदि फ्रीजिंग पॉइंट के अगर हम बिलो जाते हैं, यानी कि एयर पार्सल अगर फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो जाके सेचुरेट होता है, यानी कि उसका जो ड्यू पॉइंट है वो अगर फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो मिलता है, यानी कि माइनस में मिलता है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म, है ना। और यदि एयर पार्सल का ड्यू पॉइंट अबव फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रेनफॉल। क्लियर है। तो इस चीज को भी समझ लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट एक और चीज रखना कि स्लिट क्या होता है। तो देखो स्लिट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन, है ना। तो मान लो स्नोफॉल हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, या इतना भी उसका टेम्परेचर माइनस में नहीं था, तो मिक्स ऑफ स्नो और रेन अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्लिट, है ना। और ये कुछ डेफिनेशन दे के रखिए, इसको समझ लेना अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। इसके बाद ड्रिजल क्या होती है कि मान लो कि रेनफॉल ही है, रेनफॉल को हम ड्रिजल बोलते हैं, लेकिन वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसका साइज क्या होगा, 0.5 मिलीमीटर से कम, तो इसको हम बोलेंगे ड्रिजल। नेक्स्ट हम समझेंगे फॉग, मिस्ट, हैज, ड्यू, फ्रॉस्ट और स्मोक क्या होता है ना। तो मान लो देखो हमने बोला कि कंडेंसेशन हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि एयर पार्सल का सेचुरेशन पॉइंट आ रहा है, और वो भी कहाँ पे आ रहा है, ड्यू पॉइंट पे, यानी कि वो टेम्परेचर जहाँ पे एयर सेचुरेट हो रही है। तो मान लो विंटर सीजन में जो ड्यू पॉइंट एक पर्टिकुलर हाइट में मिल रहा था, विंटर सीजन में वो ड्यू पॉइंट तो हमें सरफेस के नजदीक ही मिल जाएगा, है ना। तो अगर ये एयर पार्सल को सरफेस के पास में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाए, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस पे ये एयर पार्सल क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये यहीं पर सेचुरेट हो जाएगा, तो यहीं पर आपको क्लाउड जैसे बनते हुए दिख जाएंगे सरफेस के नजदीक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉग, है ना। ये फॉग का, क्लियर है। फॉग में क्या हो गया हमारा कि जो कंडेंसेशन देखने को मिल रहा था हमें एक हाइट पर, जहाँ पर एयर सेचुरेट हो रही थी, यानी कि ड्यू पॉइंट हमें जो एक हाइट में देखने को मिल रहा था विंटर सीजन में, वही ड्यू पॉइंट वही
पढ़ेंगे फॉग, मिस्ट और हेज क्या होता है। तो देखो फॉग, मिस्ट हो या हेज हो, तीनों सेम चीज है, बस इनमें अंतर क्या है विजिबिलिटी का, कि फॉग में आप 1 किलोमीटर तक देख सकते हो, मिस्ट में आप 1 से लेके 2 किलोमीटर तक आपकी विजिबिलिटी हो सकती है, और हेज में 2 से लेके 5 किलोमीटर तक की आपकी विजिबिलिटी हो सकती है। बस विजिबिलिटी का अंतर है, बाकी तीनों सेम चीज है ना। मैं आपको एक फोटो देखिए। नेक्स्ट हमको देखना है कि मान लो फॉग बन रहा है और वहीं आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्री का स्मोक भी आ गया है ना, तो फॉग प्लस स्मोक यानी कि धुआं और फॉग का जो मिक्सचर है उसको हम बोलेंगे स्मोक। अब एक और चीज समझना है कि मान लो विंटर सीजन है ना, और विंटर सीजन में जो घास वगैरह है, मान लो कि इस घास का इस सरफेस का टेम्परेचर ही 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि ड्यू पॉइंट आ जाए, तो यहाँ पे आसपास जो भी एयर के पार्टिकल्स होंगे वो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे, किसके, ग्रास के कांटेक्ट में आएंगे, वैसे ही ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि सेचुरेटेड हो जाएंगे, और फिर हमें इसके आसपास लिक्विड के ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाएंगे। देखो ये फोटो में दिखने को मिल रहा होगा, और जो लिक्विड के ड्रॉपलेट देखने को मिल रहे हैं इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ड्यू। ड्यू का बनना है ना, तो ड्यू क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो घास है, घास का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया था, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में कोई भी अगर एयर पार्सल आता है, यानी कि एयर आती है, तो वो भी क्या हो जाती है, एकदम से उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, ड्यू पॉइंट आ जाता है, और इस कारण से हमें ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फ्रॉस्ट क्या है, तो मान लो किसी कश्मीर वाले रीजन में आप हो, है ना, वहां पे तो बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर है, तो मान लो ये पेड़ है, तो पेड़ का ऑलरेडी टेम्परेचर ही माइनस में है, और जैसे एयर पार्सल या एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, तो वैसे जैसे कांटेक्ट में आएगी वैसे इसका टेम्परेचर भी एकदम रैपिडली माइनस में चल जाएगा, तो सीधे इसके आसपास आपको क्या आइस क्रिस्टल देखने को मिल जाएंगे, और इसी को हम क्या लेंगे, फ्रॉस्ट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाई इज फॉग सीन इन द मॉर्निंग नॉट इन द आफ्टरनून। इस क्वेश्चन को समझना है, कॉमन सेंस लगाना है और इसका आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये क्लास अपने यहाँ पे